गुड इवनिंग सबको। और हम लोग जो ये है आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लेक्चर 2 लेंगे, ठीक है ना? पार्ट 2 यानी बोल सकते हो। सो हम लोग इसमें से दो चीज़ पढ़ चुके थे, 5' टू 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और डीएनए लाइगेज काम कैसे करता है, ठीक है। सो एक बारी हम लोग उसको रिपीट कर लेंगे तो हमारा जो है वो रिवीजन भी हो जाएगा। देखो, 5' टू 3' एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग ऐसे पढ़े भी थे कि जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, मान लो कि ये एक बैक्टीरियल डीएनए है, ठीक है। अब इसमें ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और इसमें जाके अब यूवी रे इसके ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो टूट जाता है। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? निक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे निक का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे 3' OH क्रिएट हो गया और ये हो गया तुम्हारा 5', ठीक है। सो अब इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी होती है, 5' टू 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, वो काम करेगी और इस निक को जो है वो कंप्लीट करेगी, निक करेक्शन करेगी। इसको हम लोग डिटेल किस चैप्टर में इसका पढ़ेंगे? तो इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे म्यूटेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। सो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा और उसके बाद जो है, एक मिनट रुको। हम्म, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा और इस निक के पास जो निक क्रिएट हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो निक क्रिएट हुआ है, यहाँ पे वापस से डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? आके इंसर्ट हो जाएगा, ऐसे डंबल शेप का होता है, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब और ये क्या करेगा कि इस तरफ से 5' टू 3' जो है पॉलीमराइजेशन करेगा, ठीक है। और जो बेसेस होंगे उनको ऐड करते जाएगा और इधर से रिमूव करते जाएगा, हटाते जाएगा, ओमिट करते जाएगा। तो जो हमारा न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा, मान लो ये हमारा ओल्डर स्ट्रैंड था, ठीक है। और न्यू स्ट्रैंड जो फॉर्म हुआ, वो मान लो ये वाला स्ट्रैंड जो है वो न्यू फॉर्म हुआ यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये कंटिन्यू चलते जाता है, मतलब यहाँ से ओमिट कर, यहाँ से न्यू बेसिस ऐड होते जाते हैं और यहाँ से फिर रिमूव होते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है। हमारा इतना सा जो पार्ट था उसको फिल करना था, बट पॉलीमरेज क्या करता है कि वो पूरा का पूरा यहाँ तक आगे चलता जाता है। कब तक चलता है? तो जब तक डीएनए लाइगेज एक्ट नहीं करता है, वहाँ के डीएनए लाइगेज जब तक नहीं आता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डीएनए लाइगेज वर्क कैसे करता है। तो डीएनए लाइगेज, ठीक है। सो डीएनए लाइगेज जो है वो कैसे वर्क करता है? तो वो यूज़ करता है किसको? एटीपी को यूज़ करता है। वो क्या करता है कि एएमपी के साथ जुड़ जाता है जाके डीएनए लाइगेज, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या करता है? कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है ना। और ये कॉम्प्लेक्स बना के क्या करता है कि मान लो कि ये तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहाँ पे मान लो CTGA, ये तुम्हारा 3' OH, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करता है कि वापस से C और T, और यहाँ पे लोन पेयर हो गया ऑक्सीजन का, यहाँ पे फॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या करता है ना कि वो जो तुम्हारा ये डीएनए लाइगेज है, वो एएमपी का क्या यूज़ करता है? तो फॉस्फेट यूज़ करता है और इसके साथ आके अटैच हो जाता है, फॉस्फेट लाइगेज, ठीक है। और ये फॉस्फेट को जैसे ही ऑक्सीजन देखता है तो इस पर अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और वापस से ये कौन सा बॉन्ड बना लेता है यहाँ पे? वापस से यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है फॉस्फेट और यहाँ का बेस, ठीक है। और ये फॉस्फोर डाइस्टर बॉन्ड बना के और ये निक को फिल कर देता है, ठीक है। ऐसे वर्क करता है डीएनए लाइगेज। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि अभी हम लोग बेसिक देख रहे हैं मॉलिक्यूलर का लेक्चर सेकंड में। तो यहाँ पे हम लोग डीएनए पॉलीमरेज जो है, पहले यू कैरियोट्स का देखेंगे। यू कैरियोट्स, तो हम कल के लेक्चर में बताए थे कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो प्रोकैरियोट्स में, सॉरी यहाँ पे प्रोकैरियोट्स लिखो पहले, प्रोकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स में 5 तरह का डीएनए पॉलीमरेज होता है: पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3, पॉल 4, पॉल 5। साथ साथ तुम लोग नोट्स भी बना सकते हो। इसमें एक तो एक्टिविटी होती है 5' टू 3' पॉलीमराइजेशन की, मतलब ऐड होते जाता है बेस, ठीक है। इसके बाद होती है 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी,
ठीक है। उसके बाद होती है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो अब देखना ये है कि किसमें 5' to 3' पॉलीमराइजेशन होता है, किसमें 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, किसमें ये तीनों होता है। तो पॉल वन जो है उसके पास ये तो बोल रहा है मेरे पास तो तीनों एक्टिविटी है, पॉल टू बोल रहा है मेरे पास तो दो एक्टिविटी है बट 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है। तीसरा कह रहा है मेरे पास भी दोनों है बट 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है। और फोर और फिफ्थ कह रहा है मेरे पास 5' to 3' पॉलीमराइजेशन तो है बट बाकी के दो एक्टिविटी मेरे पास नहीं है। और ये वाला टेबल जो है ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी था। ठीक है। अब देखो, अब जो पहले जो प्राइमर ऐड होता है, ठीक है, प्राइमर ऐड होता है वो कैसे होता है यहाँ पे। हाँ, देखो जैसे कि पहले तुमको हम पढ़ाए भी थे, मान लो ये स्ट्रैंड है डीएनए का TACG, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया साइटोसिन के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको क्या बोलते हैं, H बॉन्डिंग। ठीक है। अब जो पहले पता है तुमको प्राइमर बनेगा, प्राइमर बनेगा वो फ्री 3 OH ग्रुप रखेगा तभी आके न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, फिर जाके तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा। तो पहले आरएनए पॉलीमरेज आके प्राइमर को अटैच करेगा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे कौन आ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। और ये क्या करेगा कि प्राइमर बनाएगा शॉर्ट सीक्वेंस, और यहाँ पे तुम्हारा था सी, यहाँ पे क्या जोड़ देगा, जी। ठीक है। यहाँ पे कौन आया है, आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो, अब आरएनए पॉलीमरेज क्यों आता है, पहले डीएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं आता है, इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज पहले क्या करता है, एच बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे वो फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्डिंग करता है। ठीक है। बट डीएनए पॉलीमरेज इसका उल्टा काम करता है, वो फर्स्ट नंबर पे क्या करता है, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्डिंग करता है, और दूसरे नंबर पे वो क्या करता है, दूसरे नंबर पे वो जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। इसीलिए पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना, पहले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए होता है, 3' OH, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, प्राइमर प्रोवाइड करता है। और प्राइमर कैसे बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले कौन करेगा, तो वो आरएनए पॉलीमरेज करता है, इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज पहले आता है। अब देखो कि डीएनए पॉलीमरेज जो है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो कॉर्नबर्ग साहब थे, वो फर्स्ट टाइम वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे डीएनए पॉलीमरेज को। किसमें किए थे, तो इकोलाई में। ठीक है। अब देखो डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो यहाँ पे तुम्हारा जाके एक ट्यूब लिया, इसमें मान लो कि डीएनए पॉलीमरेज डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे नेटिव पेज पे रन कराया। आई डोंट थिंक कि तुम लोगों को पेज नहीं मालूम होगा, पेज सबको मालूम है। नहीं भी मालूम है तो क्या होता है, उसमें प्रोटीन रन करता है। ठीक है। मतलब उसको भगा भगा के भगा जितना दूर तक तुम दौड़ सको। ठीक है। तो पता चला कि यहाँ पे जो बैंड बना, वो बैंड कितने साइज का बना, तो वो बैंड 103.5 डाल्टन का बना। ठीक है। और ये वाला जो फिर दूसरे बार ये किस में रन कराए, तो एसडीएस पेज में रन कराए, और फिर बैंड जो आया वापस से इनका 103.5 डाल्टन का इनका बैंड आया। ठीक है। अब जो ये एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि मतलब वो कैसे शांत बैठ सकते थे, तो उनका नाम था क्लीनो। ठीक है। वो क्या किए कि एक ट्यूब लिए, उसमें पॉलीमरेज को डाले। ठीक है। और इसमें थोड़े देर के लिए प्रोटीएज डाल दिए, मतलब माइन्यूट सेकंड के लिए, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए। ठीक है। फिर इसको नेटिव पेज में रन कराया। ठीक है। तो इसमें दो ये फ्रेगमेंट आया, एक तो आया 38 डाल्टन का, एक आया 65.5 का। फिर इन्होंने एसडीएस पेज पे रन कराया, वापस से वही काम किया, और फिर वही बैंड आया 65.5 और 38 का। ठीक है। अब जो है कि मतलब ये दो फ्रेगमेंट आया, ये फिर भी वर्क कर रहा था, बट इन्होंने सोचा पॉलीमरेज के पास जो एक्टिविटी है, अगर उसको काट दे रहे हैं तो वो वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है। तो इस ये दोनों इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के बगैर भी काम कर रहा था। ठीक है। तो इनको पता चला कि इसके पास दो एक्टिविटी है, 5' to 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है, और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी है। ठीक है। अब जो है इसको इन्होंने नाम दे दिया क्लीनो एंजाइम। ठीक है। अब देखो कि दो फ्रेगमेंट हुआ है, तो इस ये दो फ्रेगमेंट जो 65.5 और 38
जो है ये दोनों डोमेन बन गए, ये इन्होंने कहा ये दोनों डोमेन है। अब इसीलिए हम बोले थे पहले बायोकेमिस्ट्री पढ़ लो, क्योंकि डोमेन तुमको प्रोटीन का स्ट्रक्चर आगे पढ़ते तो पता चला डोमेन क्या है। तो डोमेन वैसा प्रोटीन का मतलब प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, या फिर प्रोटीन ही है जो कि अगर टूटने पे इंडिविजुअली वर्क करता है, मतलब कि अगर एक दूसरे से अलग भी हो जाए तो वो इंडिविजुअली वर्क कर सकता है, अलग अलग पार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जुड़ा रहता है बॉन्ड से, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे नेक्स्ट देखो कि यहाँ पे क्या हुआ कि मान लो यहाँ पे तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज 1 था, यहाँ पे प्रोटीएज को कुछ सेकंड के लिए डाले, और यहाँ पे उनको दो डोमेन मिला, 65.5 किलो डाल्टन का, और जो ऊपर वाला डाल्टन नहीं किलो डाल्टन था, ठीक है, वो रिमेंबर कर लेना, ठीक है। और एक जो इनको मिला 38 किलो डाल्टन का, ठीक है। और बीच में जो ये प्रोटीएज डाले थे, इस कारण से ये बॉन्ड जो था, ये लिंकेज टूट गया था, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग डेफिनेशन भी लिख सकते हो डोमेन का। डोमेन, इट इज अ independently folded region of protein folded region of protein perform specific function, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे जो ये वाला जो बॉन्ड है, ये कैसा होता है, ये ग्लाइसिन रिच होता है। ये कैसा होता है, ग्लाइसिन रिच। क्यों होता है ग्लाइसिन रिच? क्योंकि ग्लाइसिन बहुत छोटा है, और मेन बात है कि जो इसका आर ग्रुप है, जो इसका आर ग्रुप है वो एच है, यानी लेस रिएक्टिव है, ठीक है। यानी जो दोनों डोमेन को कनेक्ट करके रखता है, यानी जो ग्लाइसिन रिच रीजन है, ग्लाइसिन रिच जो रीजन है, क्यों है? क्योंकि जो एच है मतलब आर ग्रुप है ग्लाइसिन का, वो डजंट इंटरेक्ट विथ अदर अमाइनो एसिड। ये एक दूसरे अमाइनो एसिड से इंटरेक्ट नहीं करता, कर जाएगा तो फिर ये पॉलीमराइजेशन कैसे करेगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट में मूव करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनहिबिट करते हैं इंजाइम एक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहला तुमको पता होगा कि जो पीएच होता है, अगर हम लोग पीएच बदल दें, ठीक है, तो इंजाइम एक्शन जो है वो डिफरेंशिएट कर जाएगा। मतलब कि पीएच बढ़ा दोगे या घटा दोगे तो उसकी एक्टिविटी रुक जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो डिजेनरेट कर सकता है। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, फिर अगर इंजाइम इनहिबिटर जो इंजाइम को ही रोकता है उसको डाल दोगे तो भी ऑल्टर हो जाएगा, ठीक है। प्लस साथ में अगर चिलेटिंग एजेंट है कोई, चिलेटिंग एजेंट्स, वो कैसा बिहेव करता है, इंजाइम इनहिबिटर की तरह, ठीक है। और ये बाइंड किससे कर जाता है, आयन से, ठीक है। अब देखो कि अगर मान लो तुम्हारा यहाँ पे पॉल वन है कोई, ठीक है, उसमें अगर तुम पीएच बढ़ा दो या फिर पीएच को घटा दो, या टेम्परेचर बढ़ा दो या टेम्परेचर घटा दो, ठीक है, तो इंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, इंजाइम एक्टिविटी रुक जाएगी, ठीक है। तो ये इंजाइम कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इंजाइम की एक्टिविटी को घटाने या बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसिविटी, ठीक है। प्रोसेसिविटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए से बाइंड करता है, और क्या करता है, ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड को, तो कितना सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग पढ़ोगे कि प्रोसेसिविटी क्या होती है, बाइंडिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज विथ डीएनए एंड परफॉर्म performing its function to add न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी प्रोसेसिविटी होती है 1 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, एक सेकेंड में एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। अब तुम सोचोगे कि बुक में तो लिखा रहता है कहीं कहीं 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, ऐसा क्यों? क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी प्रोसेसिविटी तो इतना ही है जितना यहाँ पे लिखा हुआ है 1 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। बट यहाँ पे जो बीटा क्लैंप होता है जो उसको पकड़ के रखते हैं, यानी चिमटा एक तरह से, मतलब समझो कि डीएनए पॉलीमरेज कपड़ा है, उस पे चिमटा लगा हुआ है, और तार जो होता है वो डीएनए है, उस पे उसको स्लाइड कराना है। तो अगर कपड़ा को स्लाइड करेंगे तो धीरे धीरे हवा से होगा, बट चूटा को पकड़ के घीस दो तो कितना स्पीड हो जाएगा। तो बीटा क्लैंप का काम यही होता है, ठीक है। अब जो बीटा क्लैंप होता है वो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है।
अब इसमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका गामा लोडर होता है, ठीक है, गामा लोडर। अब ये जो क्लैंप है ये ओपन होता है, ओपन बीटा क्लैंप, ऐसे तो होगा नहीं मुफ्त का, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, एटीपी। अब जहां जहां एटीपी लग रहा है याद रखना कि यहाँ पे एटीपी लग रहा है, तो ये वापस से कैसा खुल जाएगा, ये क्लैंप जो है ये खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा गामा लोडर हो गया। अब जो डीएनए है तुम्हारा जाके, तो डीएनए यहाँ पे मान लो तुम्हारा डीएनए है, ठीक है, वापस से इसमें जाके अटैच कौन हो जाएगा, क्लैंप, ठीक है, क्लैंप हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा गामा लोडर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाके डीएनए यहाँ पे जाके डीएनए पॉलीमरेज जो है को ये अपने साथ बांध लेगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 की ये बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। बचपन से पढ़ते आ रहा है सब कोई मोड ऑफ रेप्लिकेशन। यूट्यूब पे मेरा जो लेक्चर जो हम भेजे थे फर्स्ट में, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। एक बार जाके उस वीडियो को अच्छे से देखना इसके बाद, ठीक है। सो वहाँ पे क्या है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, इसमें क्या, उसमें तीनों मोड समझाया हुआ, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और तीसरा वाला भी समझाया हुआ अच्छे से, ठीक है। सो उसमें जो है क्या होता है कि जो हमारा डीएनए है, मान लो ये तुम्हारा है पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया पेरेंटल स्ट्रैंड। जब ये रेप्लिकेट करेगा तो एक तो ये पेरेंट वाला स्ट्रैंड रहेगा और एक न्यू स्ट्रैंड इसके साथ अटैच होगा, जो कि ये दोनों कैसा हो गया, डाउटर स्ट्रैंड। ये ब्लैक वाला कौन सा हो गया, डाउटर स्ट्रैंड। और ये जो रेड वाला था, ये रेड वाला क्या हो गया, ये रेड वाला जो है ये पेरेंटल स्ट्रैंड हो गया। तो दिस मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। ये तो 12th से पढ़ते आ रहे हो। अब जो है कि मिसल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यही वाला हम तुम लोग को बोल रहे हैं, उससे पढ़ना, ठीक है। मिसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या था कि जो मिसल्सन साहब थे, स्टाल को बोले कि तुम स्टॉल मत लगाओ, ठीक है। उसमें क्या बोले कि स्टॉल मत लगाओ। ये नॉर्मल डीएनए था, N15 इसमें क्या था, इन लोगों ने थोड़ा अपना दिमाग खर्च कर दिया, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं किया, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे N14 मीडियम ऐड कर दिया, ठीक है। जब N14 ऐड किया तो अब जो मीडियम में है वो क्या है, N14 है, तो डाउटर स्ट्रैंड जो होगा वो N14 स्ट्रैंड वाला होगा, और जो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा वो वापस से N15 होगा, ठीक है ना। वापस से जब इसका फिर से रेप्लिकेशन कराया गया तो फिर से N14 मीडिया डाला गया। तो अब क्या हुआ कि एक ये वाला जो दोनों स्ट्रैंड है ये एज अ पेरेंट बिहेव करेगा, ठीक है। और जो रेड वाला दो है वो भी एज अ पेरेंट बिहेव करेगा, क्योंकि ये सेपरेट होगा, ये खुलेगा दोनों स्टैंड, ये दोनों स्टैंड खुलेगा। तो ये ब्लैक वाला यहाँ गया, ब्लैक वाला यहाँ पे आ गया, रेड रेड, रेड वाला दोनों पेरेंट यहाँ पे आ गया, पेरेंटल स्टैंड। अब न्यू जो वो ऐड होगा न्यू स्टैंड, तो रेड वाले में तो जाके मतलब ये वाला देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको इरेज करो। हम्म, देखो, अब जो ये ब्लैक वाला स्ट्रैंड है ये दोनों तो यहाँ पे रहेगा, और रेड वाला जो है वो दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड यहाँ पे रहेगा। अब क्या होगा कि जो ब्लैक वाला स्ट्रैंड है ये तो क्योंकि N14 है मीडिया में, तो ये वापस से फिर से ब्लैक वाला बनाएगा, यहाँ भी ब्लैक वाला, यहाँ ब्लैक वाला और यहाँ पे ब्लैक वाला, ठीक है। तो ये दोनों इस डीएनए में क्या होगा, N14 मीडिया कंटेनिंग होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें एक N14 होगा, एक N15 होगा, N14 N15, ठीक है। सो जब हम लोग डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो जो हैवी वाला आएगा, मतलब ज़्यादा जो हैवी होगा, ठीक है, वो होगा N15, यहाँ पे जो बैंड आएगा वो आएगा नीचे में कौन सा है, N15 N14 हैवी मीडियम, ठीक है। और ऊपर में जो आएगा लाइट वाला N14 आएगा, यानी ये दोनों कहाँ आएगा, ऊपर में, और ये दोनों कहाँ आएगा, नीचे में, ठीक है। अब देखो, अब जो डीएनए रेप्लिकेशन है प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, ठीक है, इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये वाला स्लाइड देखेंगे, ठीक है। ये वाले स्लाइड में क्या बोल रहा है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यहाँ पे देखो कि एक ओराई पॉइंट होता है, यहाँ पे देखो प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स में भैया हाँ बोलो। भैया जो आप बताएं N14 मीडिया, तो वो N14 मीडिया स्पेशल इसीलिए होता है या फिर वो बनाया गया था, मतलब क्या है वो? ये एक्सपेरिमेंट किया गया था N14 मीडियम डाल के, ताकि दो स्ट्रैंड को अलग कर दिया जाए, ठीक है। फिर इसका देखा गया कि ये कौन सा मोड ऑफ रेप्लिकेशन फॉलो करता है, तो यहाँ पे वापस उसको मिल गया कि ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन फॉलो कर रहा है,
और N14 मीडिया डिज़ाइन किया गया था उस समय इस एक्सपेरिमेंट के लिए। बट N14 मीडियम हम लोग बहुत सारा रेडियो एक्टिव उसमें भी यूज़ करते हैं, ठीक है, हैवी मीडिया यूज़ करते हैं ताकि लेबलिंग के लिए, ठीक है ना। ओके। यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक ओराई पॉइंट होता है। कैसे अब होता है मोड ऑफ रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में? सो यहाँ पे क्या होता है कि एक ओराई पॉइंट होता है, वो थोड़ा सा खुलता है, मतलब बबल बनाता है ऐसे, ठीक है। प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स यानी रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होता है और फॉर्क बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कि मल्टीपल ओराई होता है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। अभी हम लोग बेसिक देख रहे हैं कि छोटा छोटा कि क्या कहाँ क्या क्या होता है, फिर प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देख लिए कि पॉलीमरेज क्या होता है, पॉलीमरेज की एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, कि मतलब वो 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस, 3' to 5' प्रूफ रीडिंग जो करता है, ठीक है, 5' to 3' पॉलीमराइजेशन करता है, सारा कुछ हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देख लिए कि उसका डिस्कवरी कैसे हुआ, प्रो डीएनए पॉलीमरेज की, उसकी प्रोसेसिविटी क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि वो करता कैसे है रेप्लिकेशन। तो पहले हम लोग बेसिक देख लेंगे कि प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है, यूकैरियोटिक में कैसा होता है। तो प्रोकैरियोटिक में तो एक ओराई पॉइंट होता है, बट मल्टीपल ओराई इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। देख लो यहाँ पे एक ओराई, दो ओराई, तीन ओराई, बट इसको यूकैरियोटिक्स में हम लोग ARS बोलते हैं, ठीक है, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि मान लो कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे है, मान लो एक इकोलाई का एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। रेप्लिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे दो स्ट्रैंड बना, ठीक है, और ये दो डाउटर स्ट्रैंड में ये डिवाइड करके फिर सर्कुलर मॉलिक्यूल डीएनए का बन गया है, ठीक है। अब देखो कि प्रोकैरियोटिक जो है वो मोनो रेप्लिकॉनिक होता है, क्योंकि एक मतलब एक ओराई पॉइंट होता है, और मल्टी रेप्लिकॉनिक मतलब बहुत जगह रेप्लिकेशन चलता है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे। यहाँ पे देखो एक जगह रेप्लिकेशन हो रहा है, और यहाँ पे देखो कि जगह जगह पे रेप्लिकेशन, इसलिए मल्टी रेप्लिकॉनिक बोला गया, ठीक है। और जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इकोलाई में होता है, इसको हम लोग थीटा रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा रेप्लिकेशन, ठीक है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, इसको और अच्छे से अगर समझोगे, सो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ओराई पॉइंट होता है, इसको जब जूम करके देखोगे तो यहाँ पे ओराई साइड में 9 मर सीक्वेंस होता है। कितना 9 मर सीक्वेंस होता है, 5, 5 9 मर सीक्वेंस होता है, और 3 13 मर सीक्वेंस होता है, ठीक है। साइट होता है कंजर्वेटिव सीक्वेंस होता है, ठीक है। डीएनए ए का यानी हाइपर सेंसिटिव डीएनए, डीएनए क्या है, हाइपर सेंसिटिव रीजन है, ठीक है। वहाँ पे जाके वहीं से क्या होता है, रिपीटेड सीक्वेंस होता है, वहीं से इनिशिएट होता है डीएनए का अनवाइंडिंग। यही ओराई रीजन जहाँ पे ये सीक्वेंस है, यहाँ से अनवाइंडिंग होता है, यानी बबल फॉर्मेशन शुरू होता है, ठीक है। अब देखो अब क्या है कि ओराई सी इज कंपोज्ड ऑफ, मान लो ये ओराई रीजन है, उसका ओराई सी नाम है इकोलाई में, वो 9 मर सीक्वेंस डीएनए ए बाइंडिंग साइट्स एंड 13 मर सीक्वेंस रिपीटेटिव एलिमेंट एट साइट ऑफ इनिशियल डीएनए अनवाइंडिंग, ठीक है। अनवाइंडिंग 13 मर सीक्वेंस से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो SB40 है उसके ओराइसी में 4 होता है तुम्हारा जाके पी साइट बोलते हैं उसको, यानी कि पेंटामर बाइंडिंग साइट फॉर द इनिशिएटर प्रोटीन कॉल लार्ज टी एंटीजन। कोई एंटीजन आएगा, टी एंटीजन नाम का प्रोटीन, ठीक है, वो इनिशिएट करेगा, एंड अ 20 बेस पेयर अर्ली पैलिंड्रोमिक ईपी डेट इज साइट ऑफ डीएनए अनवाइंड। जैसे इसमें यहाँ पे से डीएनए अनवाइंडिंग हो रहा था, उसी तरह इसमें ईपी पॉइंट्स यानी 20 बेस पेयर का, आपको पूछ देगा कि ये देखो ये टोटल बेस पेयर कितना है, ये टोटल 245 बेस पेयर का है। ये जो है पूरा बेस पेयर ईपी यानी अर्ली पैलिंड्रोमिक साइट, और जो तुम्हारा इनिशिएटर प्रोटीन का जो है पेंटामर बाइंडिंग साइट, पेंटामर बाइंडिंग साइट जो है वो कितने वो वहाँ वो वाला दोनों मिला के कितने सीक्वेंस का है, तो 65 बेस पेयर का। बट अकेले ईपी जो है वो कितने बेस पेयर का है, तो 20 बेस पेयर का। SB40 हम कल पढ़ा रहे थे ना, याद है। SB40 क्या है, यूकैरियोटिक वायरस है, ठीक है। एस सेरिवेसी में यानी ईस्ट सेल में जो है वो B1 एलिमेंट होता है, ठीक है, और A एलिमेंट, और दोनों B2 एलिमेंट जो होता है वो फैसिलिटेट करता है बाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिकेज टू द ओरिजिन। ORC बाइंड्स एंड हाइड्रोलाइज ATP, ठीक है। यहाँ पे ATP का हाइड्रोलाइसिस होता है, इसको अच्छे से और हम लोग नीचे देखते हैं कैसे ये काम करता है। यहाँ पे देखो ये 13 मर सीक्वेंस था, 3, और ये 9 मर सीक्वेंस था, ठीक है। अब देखो ये डीएनए ए है, ठीक है, ये डीएनए ए है, इससे इनिशिएटर प्रोटीन है डीएनए। इनिशिएटर प्रोटीन आया और किससे बाइंड कर गया, तो 13 बेस पेयर रिपीट्स जो है 13 मर सीक्वेंस, ठीक है। इसीलिए हम बोले थे यहाँ पे मोटिफ, मोटिफ प्रोटीन में जाके पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, डोमेन मोटिफ, इसीलिए हम बोले थे पढ़ लो, ठीक है। सो यहाँ पे इनिशिएटर प्रोटीन आता है डीएनए ए और बाइंड कर जाता है 13 मर से, ठीक है, 13 मर सीक्वेंस है। फिर क्या होता है कि ये मेल्ट करता है किसको, 13 मर ATP, ठीक है, ये मेल्टिंग होता है यहाँ से, और डीएनए जो सी होता है,
ठीक है। यानी डीएनए बी डीएनए सी का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए बी किसको बोलते हैं, डीएनए सी किसको बोलते हैं, सारा कुछ पढ़ेंगे। ये अभी बेसिक ले रहे हैं, ठीक है, मतलब एक आइडिया दे रहे हैं। फिर से इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जो यूट्यूब पे लेक्चर अपलोडेड है ये पूरा अपलोडेड है, इसको अच्छे से वहाँ पे देखना। अभी बस बेसिक लेक्चर 2 में ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो डीएनए बी और सी का कॉम्प्लेक्स बनेगा, एसएसबी प्रोटीन आएगा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसमें जाके बाइंड कर जाएगा, यहाँ पे देखो बाइंड किया हुआ है, क्यों, ताकि ये दोनों वापस से जुड़ ना जाए, ठीक है, और डीएनए सी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे जो दोनों स्ट्रैंड है, अब यहीं से फिर पॉलीमराइजेशन शुरू होगा। तो कैसे शुरू होगा पॉलीमराइजेशन, कैसे होता है, लैगिंग स्ट्रैंड किसको बोलते हैं, मतलब इसको अगर थोड़ा सा भी बेसिक में, अभी अगर इसको समझ में नहीं आया होगा तुम लोगों को, तो यहाँ पे समझ लो अच्छे से कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोटिक में, डीएनए अगर किसी को वो फिगर से नहीं समझ में आया तो यहाँ समझ लेंगे अच्छे से, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर मान लो कि ये सर्कुलर डीएनए है, ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा, तुम्हारा जो ये वाला पार्ट है, मान लो ये तुम्हारा जो है ओराई पॉइंट है, इसको अगर जूम करके देखा जाए तो ऐसा दिखेगा। इसमें जो है तीन जो है तुम्हारा, ये तीन जो है तुम्हारा 313 मर सीक्वेंस होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो 5 सीक्वेंस होता है, ठीक है, वो 5 नाइनमर सीक्वेंस होता है, ठीक है। और ये कैसा सीक्वेंस होता है, कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। जैसे जैसे स्टूडेंट लोग लतखोर होता है ना, कि उसको कितना भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही ये लोग भी लतखोर है, ठीक है। और उसके बाद जो है तुम्हारा जाके ये वाला जो ये सारा जो है, ये कितने बेस पेयर का होता है, ये तुम्हारा हो जाता है 245 बेस पेयर का, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। और प्रो कैरियोट्स में जो है वो एक ओराई पॉइंट होता है, और यू कैरियोट्स में जो है वो मैनी ओराई होता है, जिसको हम लोग ARS बोलते हैं, यानी ऑटोनोमस भैया रेप्लिकेशन भैया ये जो सिस्टम। 13 मर और 9 मर वो नाम है। हाँ, वो नेमिंग किया गया, मतलब 13 मर है, मतलब उसमें 13 बेस पेयर का 3 सीक्वेंस है, और 9 मर मतलब 9 बेस पेयर का 3 सीक्वेंस है टोटल, ठीक है, समझ में आया। यस भैया। यहाँ पे देखो कि कब 9 मर, ठीक है, और 13 मर, ये 9 मर जो है सीक्वेंस नेमिंग किया गया, मतलब नॉनो बेस पेयर का बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। कोई दिक्कत। नहीं। और यहाँ पे जो तुम लोग ये वाला लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर कोई डाउट है तो पूछो। समझ में आ गया ना अच्छे से। यहाँ पे देखो जो तुम पूछ रहे हो, ये वाला जो है ये 13 बेस पेयर सीक्वेंस है, ये भी 13, ये भी 13। यहाँ पे 9 मर सीक्वेंस है तो 99 बेस पेयर का सीक्वेंस है, और ये टोटल यहाँ से यहाँ जो होता है वो 245 बेस पेयर का सीक्वेंस है। यही यहाँ पे बताना चाह रहा है, ठीक है, नेमिंग करते हैं। और जो इनिशिएटर प्रोटीन आता है, जो रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराएगा, वो आके बाइंड कर जाता है किस पे, इस पे आके बाइंड कर जाता है, ठीक है। मान लो ये इनिशिएटर प्रोटीन है, ये बाइंड कर जाएगा किस पे, ये 13 मर सीक्वेंस पे, ठीक है। यहाँ पे 13 मर सीक्वेंस है, मान लो 3 30 मर सीक्वेंस है, यहाँ बाइंड कर गया, और किसका अनवाइंडिंग करा देगा, मिल्टिंग 9 मर सीक्वेंस का, ठीक है। यहाँ पे देखो मिल्टिंग हो जाएगा, ठीक है, ये मेल्टिंग हो गया। तो ऐसे काम करता है रेप्लिकेशन का ओराई पॉइंट, यानी इकोलाई में उसको ओराई सी, और जो रेप्लिकेशन होता है इकोलाई में उसको हम लोग नेम देते हैं थीटा रेप्लिकेशन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। नहीं। ठीक है, चलो आज का यहीं पे सेशन कंप्लीट करते हैं। सो होप यू हैड लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है।